सेकंड चैप्टर है क्लास 12th का। इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे नेशनल इनकम निकाली जाती है। लास्ट चैप्टर जो मैंने आपको बताया था उसमें आपको इंट्रोड्यूस करवाया था इकोनॉमिक्स के साथ में। इस सेकंड चैप्टर में भी मैं आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, खाली उनको ही आपको बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट इक्वल टू प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब एक्सपेंडिचर होगा यानी कि खर्चा होगा तो वो जो खर्चा आपने किया पैसा, वो पैसा ही जाके इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, क्योंकि वो जाएगा पैसा कंपनी के पास। कंपनी उस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करेगी अपनी कंपनी में और उससे वो बनाएगी और भी ज्यादा प्रोडक्ट। तो अगर इनमें से कोई भी एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ये एक अजम्पशन होती है इसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, इसको हम समझ गए। मतलब जहां भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, एक्सपेंडिचर आ रहा है, इन तीनों के तीनों आपस में जो रिलेशन है, इन तीनों का जो आपस में रिलेशन है वो कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइप का है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक चीज बढ़ेगी दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, अजम्पशन है हमारे। अब कुछ शब्दों को हम देखते हैं, एक्सपेंडिचर को देखते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, खर्च कर देना। अब ये दो तरह के होते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब कंज्यूम करना, जो कि नष्ट हो जाए, जिसका आप फर्दर यूज नहीं कर रहे हो। मैंने एक ब्रेड खरीदी, मैंने एक मतलब चॉकलेट खरीदी, ब्रेड खरीदी, कुछ भी खरीदा और उसको क्या किया? खा लिया, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए यूज कर दिया। अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जो मैंने यूज किया और उसके लिए जो मैंने खर्चा किया उसको मैं कह रहा हूं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसी चीज पे खर्चा करना जो कि मेरे को फर्दर पैसा कमा के दे, जिससे मैं फर्दर वेल्थ क्रिएट कर सकूं, जिससे मेरे फिक्स्ड एसेट्स बने। तो अगर मेरा एसेट क्रिएशन हो रहा है तो उसको मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कहूंगा। इस सेम चीज को मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कह सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मैं जो खर्चा कर रहा हूं उससे मेरे को जो चीज मिल रही है वो एक तरह का मेरे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है। अब हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो किस प्रकार का हो रहा है, क्योंकि मैं एक्सपेंडिचर को देखो इन्वेस्टमेंट वर्ड से चेंज कर रहा हूं स्मार्टली। ठीक है, क्योंकि हम ये चीज कर सकते हैं, तीनों चीज आपस में इक्वल है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने किया, उससे कोई चीज आई मेरे पास, तो वो मेरे एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया। ये मैं इसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट कह रहा हूं, जिससे मेरा एसेट बनेगा। अब मान लो मेरे पास एक बहुत बड़ी मशीन थी, एक नहीं 5 मेरे पास मशीनें थी, लेकिन इन 5 मशीनों में से 4 मशीन जो थी वो खराब हो गई और एक 5 मशीनों में से एक मशीन खराब हो गई और मैंने क्या किया? एक नई मशीन खरीद के लाया। तो इससे क्या मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा? नहीं बढ़ेगा तो नहीं, ये बात तो पक्की है। घटेगा भी नहीं, जितना था उतना ही बरकरार रहेगा। ठीक है, तो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट ये होता है। इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ में एक दूसरा तरह का एक्सपेंडिचर होता है, फिर कहेंगे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें क्या होगा? मेरे पास ठीक है 5 मशीनें थी, पांचों की पांचों बढ़िया काम कर रही हैं। अब मैंने एक और खरीदी, तो इससे क्या होगा? मेरे प्रोडक्शन में एड ऑन होगा, मेरा ज्यादा प्रोडक्शन होगा, क्योंकि मेरी 5 पहले की मशीनें ठीक काम कर रही है, मैंने एक और मशीन खरीदी, अब मेरे पास टोटल 6 मशीन हो गई। ये मेरे को ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्ट देगी। ठीक है, तो हमने दो तरह के इन्वेस्टमेंट, दो तरह के एक्सपेंडिचर समझ लिए कैपिटल में। अब इसके बाद हम आते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। डोमेस्टिक, जहां भी डोमेस्टिक वर्ड आए इससे आपको क्या समझना है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, कुछ भी आए, इसका डोमेस्टिक का मतलब क्या है? डोमेस्टिक का मतलब है एक फिक्स्ड टेरिटरी। टेरिटरी, ठीक है, मतलब जमीन। जैसे भारत के टेरिटरी में जो भी चीज, जो भी प्रोडक्ट बनाए गए एक साल के अंदर में, एक साल हम कौन सा साल लेते हैं? फाइनेंशियल ईयर। उस साल में जितने भी प्रोडक्ट बने, जितना भी प्रोडक्शन हुआ गुड्स का या फिर सर्विस का, उन सबको हम क्या कहेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट में और कॉन्सेप्ट पे आऊंगा, थोड़ी देर में आऊंगा, पहले चेंज और पढ़ते हैं, छोटे से बदलाव और पढ़ते हैं। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ ग्रॉस लग जाए या लग जाए नेट, तो क्या फर्क पड़ता है? तो ग्रॉस और नेट में किस चीज का डिफरेंस होता है, इसको भी समझ लेते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है
देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब आप समझ गए कि कितना एक लोकेलिटी में, एक एरिया में एक साल के अंदर कितने नए प्रोडक्ट्स बने। लेकिन कुछ नए प्रोडक्ट्स बने तो कुछ पुराने प्रोडक्ट्स भी तो खराब हुए होंगे ना, तो हम उससे इक्वल करवा के अब जो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट बचा है उसको हम नेट कहेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, इसमें से जो डेप्रिशिएट हो चुका है हमारा ग्रॉस में से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में से या प्रोडक्ट में से हम माइनस कर दें, निकाल दें, जो हमारा सड़ गया है, डेप्रिशिएट हो गया हमारा, उसको हटा दें, तो जो बच गया वो हो गया हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें डिफरेंस किसका है, डेप्रिसिएशन का। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम। तो जो मैं बता रहा था कि अब जो डिफरेंस आता है वो इस बार आ रहा है नेशनल का। अब नेशनल का मतलब क्या होता है, नेशनल का मतलब होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स। ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई भी इंसान जो इंडिया में एक साल या उससे अधिक रह रहा है और उसका जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का कोर है वो इंडिया में चलता है। ठीक है, तो ऐसे इंसान जो इंडिया में एक साल या उससे अधिक टाइम से रह रहा है और उसका जो जितना भी इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था चल रही है, उसका जो खुद का एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन हो रहा है वो कोरली इंडिया में ही हो रहा है, तो उस इंसान को हम कहेंगे इंडिया का, उस इंसान को हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहेंगे इंडिया का। और वो इंसान कुछ भी पैसा कमा रहा है किसी भी तरीके से तो उसको हम कहेंगे नेशनल इनकम। अब डिफरेंस, अब मैं क्या बताना चाहता हूं डोमेस्टिक और नेशनल में, वो ये है कि मान लो कोई इंसान है जो कि इंडिया की ही टेरिटरी में रह करके क्या कर रहा है, कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो तो हमारा नेशनल इनकम का भी पार्ट होगा और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का भी पार्ट होगा। लेकिन मान लो कोई इंसान ऐसा है जो इंडिया का ही ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, लेकिन उसके पास पैसा आ रहा है किसी बाहर देश में, कोई फर्म लगा के, कंपनी चला के, ठीक है, जिसकी कोर हेडक्वार्टर इधर ही है, इंडिया में ही, तो वहां से भी जो पैसा आएगा भले ही वो किसी और की टेरिटरी या फिर किसी और का डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, लेकिन वो इंडिया का नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी आपको। मतलब कि इसका लेना देना टेरिटरी से, डोमेस्टिक का, नेशनल का लेना देना किससे है, ऑर्डिनरी रेजिडेंस से, चाहे वो इंडिया का हो या चाहे बाहर का हो। सॉरी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नेशनल का लेना देना ऑर्डिनरी रेजिडेंट से। अब चाहे वो पैसा कमा रहा हो या प्रोडक्ट बना रहा हो इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर, वो इंडिया के ही नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। तो अब हम नेशनल, ठीक है, और नेट का मतलब हम समझ गए, डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, ये भी बात क्लियर है। अच्छा, अब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझ गए, नेशनल इनकम समझ गए, ग्रॉस नेशनल इनकम और नेट नेशनल इनकम समझ गए। ठीक है, अब हम आगे आते हैं जीडीपी में, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में। अब जीडीपी तो यही है, सेम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या प्रोडक्शन। अब फैक्टर कॉस्ट में क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है, देखो मार्केट प्राइस क्या होता है कि मार्केट में वो चीज कितने की बिक रही है, फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्ट्री के बाहर वो कितने की मिलती है, मतलब फैक्ट्री में जो माल तैयार हुआ है तो उस टाइम पे उसका, उसमें कितनी लागत आई है, कितना खर्चा हुआ है, वो उसका फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। अब मार्केट प्राइस और इसमें डिफरेंस क्या है, मार्केट प्राइस में ऐड हो जाते हैं टैक्सेस, टैक्स लगाया जाएगा, इसके ऊपर हम टैक्स लगा देंगे, अगर फैक्टर कॉस्ट पर हम टैक्स लगा देंगे और माइनस कर देंगे सब्सिडी को। सब्सिडी वो अमाउंट होता है जो सरकार देती है किसी कंपनी को प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो जो अब फाइनल उसकी प्राइस हो जाएगा वो उसका मार्केट प्राइस कहलाएगा। सिंपल, इतनी सी बात है, इस चीज का डिफरेंस है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, जीडीपी को समझते हैं रियल और नॉमिनल सेंस में। अब नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब है कि करंट प्राइस के हिसाब से, आज के टाइम पे जो प्राइस चल रहा है मार्केट में, उस प्राइस के हिसाब से पूरे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो कितनी है। मतलब ये हुआ, मान लो आज के टाइम पे हमारे देश में 100 प्रोडक्ट बन रहे हैं, कोई हमें नहीं पता, पर 100 प्रोडक्ट बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन 100 प्रोडक्ट बन रहे हैं और हर प्रोडक्ट का जो प्राइस है करंट लेवल पे वो है 200 रुपए का।
200 रुपए का, तो इस टाइम पे मार्केट में हमारा जो हमारा प्राइस है मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स का, वो हो गया 100 इंटू 200 यानी कि 2000 रुपए। ठीक है, समझ गया। लेकिन अब हम समझते हैं रियल जीडीपी को। लेकिन क्या था कि सेम जो चीज थी, 100 जो प्रोडक्ट थे वो कभी 100 रुपए के ही मिलते थे, मतलब एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपए थी। क्योंकि अब समय के साथ इन्फ्लेशन आया, यानी कि जनरल प्राइस में इंक्रीज आया, तो उस कारण उनका प्राइस महंगा हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि मेरे इंडिया के अंदर या फिर मेरे टेरिटरी के अंदर और ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऐसा नहीं है, या नई सर्विस बन रही है, ऐसा नहीं है। पहले भी 100 थी, अभी भी 100 है। बस क्यों मेरा नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू हाई आ रही है? क्योंकि प्राइस बढ़ गया है उसका, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई ज्यादा नंबर से कर रहा हूं, तो मेरा जीडीपी जो नॉमिनल जीडीपी आ रहा है वो हाई आ रहा है। तो क्या ऐसा कहा जाता है कि नॉमिनल जीडीपी एक्चुअल में प्रॉस्पेरिटी को नहीं दर्शाती, यानी कि एक्चुअल में मेरी इकोनॉमी ग्रो की है या नहीं की, वो नॉमिनल जीडीपी से नहीं पता चलता। हो सकता है कि हो सकता है नहीं की हो। लेकिन रियल जीडीपी में सिर्फ एक फैक्टर काम करता है, वो ये कि नए प्रोडक्ट्स या नई सर्विसेज कितनी बनी। इसमें करंट प्राइस नहीं लेते हम, इसमें हम लेते हैं कांस्टेंट प्राइस, एक फिक्स्ड प्राइस पहले से। हम उसी फिक्स्ड प्राइस के हिसाब से चलते हैं और बताते हैं कि आज के टाइम पे हमारी इकोनॉमी कितने की है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक चीज मैटर करती है, क्वांटिटी, कि आउटपुट बड़ा है या नहीं। इसमें दो चीज डिपेंड करती है, क्वांटिटी भी और उसका प्राइस भी। इसमें जो हम प्राइस यूज करते हैं वो यूज करते हैं फिक्स्ड, इसमें प्राइस करते हैं हम करंट वाला जो भी चल रहा है। तो सही तौर पे जो हमको दशा बताती है इकोनॉमी की, वो रियल जीडीपी बताती है, जो बताती है कि वाकई कुछ नए प्रोडक्ट्स या कुछ नई सर्विसेज बनी है या नहीं बनी। ये बता भी सकती है और नहीं भी बता सकती। अच्छा, तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता होगा? जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर वगैरह समझना तो हमको समझना पड़ेगा कि प्राइस लेवल में चेंजेस क्या आए हैं कुछ समय के हिसाब से, कि प्राइस लेवल में क्या चेंज आया है, डबल हुई है, ट्रिपल हुई है, कितना टाइम्स बढ़ी है, कितना परसेंट बढ़ी है, टाइम्स में कितना परसेंट बढ़ी है जनरल प्राइस लेवल, वो जीडीपी डिफ्लेटर बताता है। कैसे बताता है? यहां पे नजर आ रहा होगा इस जगह पे, यहां बताता हूं। जीडीपी डिफ्लेटर बताता है ऐसे, हम ऊपर लिखते हैं नॉमिनल या फिर करंट, नॉमिनल जीडीपी ये वाला, और नीचे लिखते हैं रियल जीडीपी और इसको मल्टीप्लाई कराते हैं 100 से। बस ये तरीका होता है जो बताता है कि जनरल प्राइस लेवल में क्या चेंज आया है, क्या बदलाव आया है। तो हमने काफी सारे कवर कर दिए पॉइंट्स। एक छोटी सी चीज और, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, किसी भी देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? वो 4 चीजों पे डिपेंड करता है। C E L L। C मतलब हो गया कैपिटल, यानी कि पैसा कितना लगाया जा रहा है मार्केट में। E मतलब हो गया एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जो बिजनेसमैन है वो कितना इन्वॉल्व है, वो किस तरीके से, मतलब अगर बिजनेसमैन जितने ज्यादा बढ़ेंगे देश के अंदर, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। कैपिटल यानी कि देश के अंदर अगर पैसा आएगा तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। एल फॉर लैंड। लैंड का मतलब सिर्फ जमीन से ही नहीं है, एल का मतलब रॉ मटेरियल से भी है। अगर रॉ मटेरियल बढ़ रहा है, कच्चा माल मार्केट में ज्यादा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसको प्रोसेस किया जाएगा और एक फाइनल गुड में कन्वर्ट किया जाएगा। तो एल हो गया लैंड, और लास्ट का एल हो गया लेबर। लेबर यानी कि जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, ज्यादा वर्कर्स काम करेंगे, अगर हमारे पास ज्यादा वर्कर अवेलेबल है तो उतनी अच्छी इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी, उतना ज्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा। तो किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए 4 चीज इंपॉर्टेंट होती है, C E L L, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, लैंड और लेबर। ठीक है, अब हम ऐसे ही तो हो गया बोर्ड की बात, हम नॉर्मल बातें करते हैं कुछ, कोई बात नहीं। हाँ, तो हम कुछ नॉर्मल बातें करते हैं, थोड़ा हम गुड्स के बारे में जानते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में। तो एक होते हैं फाइनल गुड, एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इस बात का है कि इसका यूजर कौन है, इसका एंड यूजर कौन है। अगर मान लो एक गाड़ी का टायर है, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, बहुत टीचर्स देते हैं कि एक गाड़ी का टायर है और
इस गाड़ी के टायर को बेचा जा रहा है MRF के शोरूम में, और उसको जो खरीदने वाले इंसान है वो इसको डायरेक्टली परचेस कर रहा है अपनी गाड़ी में लगाने के लिए। तो उसका एंड यूजर जो है वो सीधा सीधा टायर खरीद रहा है। जब वो टायर खरीद रहा है तो ऐसे केस में टायर जो हो गया वो फाइनल गुड हो गया, वो अपने आप में फाइनल है, उसके साथ कुछ और नहीं ले रहा हो। लेकिन मान लो यही MRF का टायर जो है किसी शोरूम में ना बिक करके किसी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बेच दिया जा रहा है, ताकि वो अपनी गाड़ी के अंदर टायर लगा करके पूरी की पूरी गाड़ी बेचे। तो ऐसे केस में ये टायर जो हो गया ये फाइनल गुड ना होकर के इंटरमीडिएट यानी कि बिचौलिया टाइप का गुड हो गया, जो कि अभी किसी और प्रोडक्ट को बनने में हेल्प कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई, बहुत आसान शब्दों में फाइनल और इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं। तो आई होप कि जो बहुत मेजर चीजें हैं वो कवर हो गई होंगी। फिर भी अगर कुछ बच रहा है तो ठीक है, आप मेरे को कुछ मेजर बच रहा है अगर जो कि आपको समझना है, जानना है वाकई, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं कि आपको क्या जानना है। और इसको देख के मुझे लगता नहीं रहा कुछ खास बहुत बताने को रह रहा है। कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट भी समझ गए हम, ठीक है। ठीक है, मेरे हिसाब से हम यहाँ पे क्लास रोक सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे शिक्षा विट्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के सर्कल में इसको सर्कुलेट जरूर कीजिए। और इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी जो कि आपको कोर कॉन्सेप्ट, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में हेल्प करेगी। आप, मैं ही नहीं कह रहा कि सिर्फ इस वीडियो को ही देखें, इसके बाद आप अगर किताब पढ़ेंगे तो आपको आसान रहेगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप मेरे को अगर कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना करके आपको अपडेट कर दूंगा और इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा उसको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं